ये मेरे लिए बड़ा ही आसान शिकार था। बस सिर्फ इतनी एहतियात की जरूरत थी कि उसके हल्क से कोई आवाज ना निकले। चौकीदार के सर की तरफ पहुंचकर मैंने ज्यादा देर न लगाई। ये देर लगाने का मौका भी नहीं था। मेरा ख्याल है सिर्फ 2 सेकंड लगे होंगे। कमजोर सा मद्रासी आदमी था। मैंने एक ही जुम्बिश में अपना सीधा हाथ उसके मुंह पर रखकर सर को जरा सा उठाया। उसके साथ ही उसकी पतली सी गर्दन मेरे बाजू के शिकंजे में आ गई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। मैंने उसे झटका बिल्कुल न दिया। इस तरह उसकी गर्दन टूट सकती थी और मैं उसे मारना नहीं चाहता था। बस इतनी देर उसे बाजू के शिकंजे में रखा जब तक कि वो बेहोश न हो गया। मैंने मुंह से कोयल की हल्की आवाज निकाली। दूसरे लम्हे कमांडो औरंगजेब मेरे पास मौजूद था। हमने एक चौकीदार की आधी धोती फाड़ी, फिर उसके 2 टुकड़े किए। एक टुकड़ा उसके मुंह में ठूस दिया और दूसरे टुकड़े से उसे बेंच पर इस तरह जकड़ दिया कि वो होश में आने के बाद ना तो कोई आवाज निकाल सकता था और ना उठकर भाग सकता था। इस काम से फारिग होते ही मैंने जेब से लोहे की हुक निकाली और क्लब के दरवाजे का ताला खोल डाला। हम कमरे में दाखिल हो गए। दरवाजा बंद कर दिया। अंदर अंधेरा था। कमांडो औरंगजेब ने माचिस जलाई। मैं सीधा लोहे की अलमारी के पास आ गया। उसको खोला। उसके अंदर से आधे आधे घंटे के ड्यूरेशन वाले 2 ऑक्सीजन मास्क निकाले। मजीद एक फालतू ऑक्सीजन सिलेंडर दूसरे मास्कों पर से उतार लिया। रबड़ के 2 डाइविंग सूट निकाल लिए। उन्हें अच्छी तरह से तह करके वहीं से चमड़े का एक थैला उठाकर उन्हें उसमें डाला और जिस खामोशी से अंदर आए थे उसी खामोशी से बाहर निकलकर दरख्तों के अंधेरे की तरफ दौड़ पड़े। सारा काम मुख्तसर वक्त में कामयाबी के साथ हो गया था। हम जिस तरफ से आए थे उसी तरफ से वापस सराय की तरफ रवाना हो गए। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। सड़क खाली पड़ी थी। हम दरमियान में 15-16 कदमों का फासला डालकर चल रहे थे। मैं आगे आगे था। थैला कमांडो औरंगजेब के पास था जो मेरे पीछे आ रहा था। जब हम उस चौक में आए जहां से हमें सराय वाली गली को मुड़ना था तो सामने से एक आदमी आता दिखाई दिया। मैं सिगरेट पीता सुकून के साथ चला जा रहा था। जब आदमी मेरे करीब आया तो मैंने देखा कि वो कोई भिखारी टाइप का आदमी था। उसने तमिल जबान में हाथ जोड़कर मुझे कुछ कहा। फिर उसने हाथ मुंह के पास ले जाकर ऐसा इशारा किया जैसे सिगरेट पी रहा हो। मैंने जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाया और उसे दे दिया। वो सिगरेट लेकर बहुत खुश हुआ और सिगरेट के कश लगाता पीछे निकल गया जिधर से कमांडो औरंगजेब आ रहा था। मैंने रुककर पीछे देखा। भिखारी ने कमांडो औरंगजेब से कोई बात न की और उसके करीब से होकर गुजर गया। हम सराय में आ गए। ड्यूटी के तख्त पर चौकीदार सो रहा था। हम एहतियात से कदम उठाते अपने कमरे में पहुंच गए। कमरे की बत्ती जलाकर गए थे। चारपाई पर थैला रखकर उसे खोला और हम ऑक्सीजन मास्कों का मुआयना करने लगे। कमांडो औरंगजेब ने फालतू सिलेंडर को चेक करते हुए कहा, मेरा ख्याल है हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तुमने अच्छा किया जो इसे ले आए। हमने रिहर्सल की गरज से उसी वक्त रबड़ के डाइविंग सूट पहने और चेहरों पर ऑक्सीजन मास्क चढ़ा कर देखे। सब कुछ मुनासिब और ठीक था। हमने सूट उतार दिए, गैस मास्क भी उतार दिए और दोनों चीज़ें चमड़े के थैले में संभाल कर रख लीं। कमांडो औरंगजेब कहने लगा, अब हमारी हिकमत अमली क्या होगी? मैंने कहा, लोकेशन हमने देख ली है। हम जनूब मशरिक जो मल्लाहों की झोंपड़ियां हैं उस तरफ से समंदर में दाखिल होंगे और चट्टानों के अकब में जहाज़ों तक पहुंचेंगे। मगर यह फासला काफ़ी तवील है। हमारी ऑक्सीजन तो रास्ते में ही ख़त्म हो जाएगी। औरंगजेब के इस एतराज़ पर मैंने कहा कि हम समंदर में दूर तक मास्क पहने बगैर तैरते हुए जाएंगे। ऑक्सीजन मास्क सिर्फ वहाँ पहनेंगे जहाँ उसकी ज़रूरत महसूस होगी। तुम समंदर में तैर लोगे ना? कमांडो औरंगजेब बोला, क्यों नहीं, मैंने इसकी बाकायदा तरबियत हासिल की है। तुम फिक्र न करो। ठीक है, हम कल रात को अपने टारगेट की तरफ रवाना होंगे। दूसरे रोज हम एक मरतबा फिर अपने टारगेट को देखने के लिए गए। हमने उसी मल्लाह की कश्ती किराए पर ली। उसे मजदूरी 10 रुपए दिए और समंदर में दूर से एक चक्कर काटकर चट्टानों की ओट में खड़े जहाज़ों को गौर से देखा। उनकी पोजीशन को नोट किया, जिस जाविये से और जिस मकाम से हमें समंदर में गोता लगाना था, और उसका अंदाज़ा लगाया। मकाम तय किया और फिर वापस आ गए। दिन का बाकी वक्त हमने अपने सराय वाले कमरे में गुजारा और अपने कमांडो एक्शन की तफसीलात पर गौर व फिक्र करते रहे। कमांडो औरंगजेब का ख्याल था कि हमें समंदर में दूर तक तैरने की बजाय कश्ती पर यह फासला तय करना चाहिए। रात के वक्त माहीगीरों की कश्तियां साहिल समंदर पर ही होती होंगी। हम बड़ी आसानी से एक कश्ती हासिल कर सकते हैं। कमांडो औरंगजेब की तजवीज़ काबिल अमल थी। इस तरह हम समंदर में दूर तक तैरते जाने की मुशक्कत से बच सकते थे। रात के अंधेरे में माहीगीरों की एक कश्ती को उड़ा कर ले जाना कोई दुश्वार नहीं था। ये लोग आम तौर पर रात को ताड़ी शराब में धुत होकर पड़ जाते हैं। मैंने कहा, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। उसी रात हमारा असल और ख़तरनाक कमांडो मिशन शुरू होने वाला था। ये कमांडो मिशन अहम भी था और इसमें हर किस्म जानलेवा ख़तरात भी थे। लेकिन हमें इन ख़तरात को खातिर में न लाते हुए, इनका मुकाबला करते हुए अपने टारगेट को मारना था। यही हमारा अज़्म और यही हमारा नस्बुल ऐन था
और इस काम में हम पूरी तरह तरबियत याफ्ता थे। एक माहिर कमांडो को तरबियत तो ज़रूर मिलती है और वो पूरे जज्बे और मोराल के साथ टारगेट पर हमला करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बिल्कुल नए किस्म के हालात सामने आ जाते हैं जिनके बारे में कुछ फ़यास और गुमान भी नहीं होता। एक तजर्बाकार कमांडो इन हालात में भी हौसला नहीं हारता और अपनी जान की बाजी लगा देता है। इस आम तरीन और ख़तरनाक कमांडो मिशन के बारे में मुझे भी अंदेशा था कि सूरत हाल हमें वैसे नहीं मिलेगी जैसी कि हमने सोच रखी है और जिसका हम पूरा इंतज़ाम करके और सोच समझ कर चले हैं। लेकिन मैंने दिल में ये अहद भी कर रखा था कि चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं पाकिस्तान और कश्मीरियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाला असलहा और फ़ौजी साजो सामान से भरे हुए बहरी जहाज़ों को समंदर में गर्क करके ही रहेंगे, चाहे इन जहाज़ों के साथ मेरे अपने परखचे क्यों न उड़ जाएं। ये बात भी याद रखें कि कमांडो जिस मिशन पर जाता है वो वापस आने का ख्याल दिल से निकाल कर जाता है। दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजरता जा रहा था। दोपहर गुजर गई, फिर शाम और फिर रात का पहला पहर शुरू हो गया। हमने थोड़ा बहुत खाना खाया और कमरे में ही दरवाज़ा बंद करके बैठे अपनी कमांडो हिकमत अमली के तमाम पहलुओं पर गौर करते रहे। हमने रात के पूरे 1 बजे निकलने का प्रोग्राम बनाया था। ऐसी बात नहीं थी कि उस वक्त नेवल कोस्ट गार्ड के आदमी गाफिल होंगे या सो रहे होंगे। हमें मालूम था कि जहाज़ों के इर्द गिर्द सिक्योरिटी गार्ड्स और जहाज़ों के ऊपर गार्ड ड्यूटी पर खड़े बहरिया के जवान पूरी तरह चौकस होंगे। हमें इन सब खतरात में से इंतहाई होशियारी और चालाकी से गुजरकर जहाज़ों तक पहुंचना था। हमने अपनी अपनी घड़ियां मिला लीं। जब हमारी घड़ियों ने रात का ठीक 1:15 बजाया तो हमने आखिरी बार चमड़े के थैले में रखे हुए गोताखोरी के लिबास, ऑक्सीजन मास्क वगैरह चेक किए। अपने अपने मैग्नेट बम निकाल कर उन्हें चेक किया। उनके बटन देखे जिन्हें नीचे करने से बम ने ठीक आधे घंटे बाद कयामत खेज धमाके से फटकर जहाज़ों को समंदर में गर्क कर देना था। हमने अपने अपने कमांडो चाकू भी साथ रख लिए थे। हमारे पास कोई पिस्तौल नहीं था। इमरजेंसी की हालत में हमें इन चाकुओं से ही काम लेना था। ठीक 1 बजे हम सराय से निकले और साहिल समंदर की जानिब चल पड़े। चमड़े का थैला मेरे पास था। मैं आगे आगे जा रहा था। कमांडो औरंगजेब 6-7 कदमों का फासला डालकर मेरे पीछे पीछे चल रहा था। वो मुझे कवर दे रहा था। अगर रास्ते में कोई पुलिस का आदमी मुझे चेक करता तो औरंगजेब मेरी मदद कर सकता था। मैं उस तरफ जा रहा था जिधर माहीगीरों की झोंपड़ियां थीं। ये जगह मैं 2 बार दिन की रोशनी में देख चुका था। वहां तक पहुंचने में हमें किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। जब हम समंदर के पास आए और झोंपड़ियां रात के अंधेरे में छोटे छोटे स्याह टिब्बों की तरह नजर आने लगीं तो कमांडो औरंगजेब दौड़कर मेरे करीब आ गया। अब हम दोनों चारों तरफ से चौकस होकर माहीगीरों की कश्तियों की तरफ बढ़ रहे थे। झोंपड़ियों पर सन्नाटा छाया हुआ था। वहां कोई नहीं था। समंदर के साहिल पर छोटी बड़ी कश्तियां जमीन में गड़े हुए बांसों से बंधी थीं। हमने एक छोटी कश्ती को खोला और उसे रेत पर घसीटते हुए समंदर में ले आए। समंदर सुकून था। उसकी लंबी लंबी लहरें बड़े सुकून के साथ दूर से आकर साहिल की रेत पर चढ़ जातीं और फिर आहिस्तगी से वापस चली जातीं। जब हमारी कश्ती समंदर में पहुंच गई तो हम उसमें सवार हो गए। मैंने चप्पू थाम लिए। मैं झुककर कश्ती को समंदर में आगे ले जाने लगा। औरंगजेब भी सिमट कर बैठा हुआ था। समंदर पर अंधेरा छाया था। आसमान पर बादल होने की वजह से सितारों की फीकी रोशनी भी समंदर पर नहीं पड़ रही थी। हमारे कमांडो एक्शन के लिए फजा बड़ी साजगार थी। मैं कश्ती को समंदर में कुछ दूर तक चलाता गया। उसके बाद बाएं जानिब होने लगा। मेरा मकसद दूर दरख्तों के झुंडों वाले साहिल तक पहुंचना था। कमांडो औरंगजेब ने कहा, तुम ठीक समत को जा रहे हो क्या? मैंने कहा, बिल्कुल ठीक जा रहा हूँ, तुम बैठे रहो। मैं कश्ती को दरख्तों की तरफ ले जा रहा था। दरख्तों के स्याह झुंडों वाला किनारा नजदीक आ रहा था। इस दौरान हमें कुछ फासले पर चट्टान और उसकी ओट में खड़े बहरी जहाज़ों की रोशनियां साफ नजर आ रही थीं। इन रोशनियों का अक्स समंदर में भी पड़ रहा था। ये बात हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। अगर हम जहाज़ों के करीब जाकर सर पानी से निकालते तो हमें बड़ी आसानी से देखा जा सकता था। ये हमारी खुशकिस्मती थी और मुझे हैरत भी थी कि वहाँ कोई सर्च लाइट नस्ब नहीं थी। चट्टान के ऊपर भी बत्तियां रोशन थीं। दरख्तों के झुंडों वाला साहिल रेतला नहीं था। पानी किनारे तक चढ़ा हुआ था। इससे मुझे यकीन हो गया कि हमारी कश्ती जियागामी नामी समंदरी खाड़ी में दाखिल हो चुकी है। मैं बेआवाज चप्पू चला रहा था। कश्ती को हमने साहिल के बिल्कुल साथ लगा दिया और ऊपर किनारे पर चढ़ गए। कश्ती रस्सी से हमने एक झाड़ी की शाखों से बांध दी। समंदर का पानी जहां रात के अंधेरे में ऊपर नीचे हो रहा था। हम चमड़े का थैला लेकर दरख्तों के नीचे अंधेरे में बैठ गए। हमारी नजर दूर चट्टानों के साए में खड़े समंदरी जहाज़ों पर जमी हुई थी। ये फासला मेरे अंदाजे के मुताबिक हम समंदर में गोता लगाकर 5 मिनट में तय कर सकते थे। हमने फौरन कपड़े उतार कर गोताखोरी के सूट पहन लिए, पाँव में फ्लैपर चढ़ाए, चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क पहने और किनारे पर आ गए। 6 मैग्नेट बम कमांडो औरंगजेब ने कपड़े में लपेटकर अपनी कमर के गिर्द बांध रखे थे और 6 बम इसी तरह मैंने कपड़े में डालकर अपनी कमर के साथ बांध लिए थे। एक प्लास मेरी डाइविंग सूट की बेल्ट में था और एक प्लास कमांडो औरंगजेब के डाइविंग सूट की बेल्ट के साथ लगा हुआ था।
कमांडो चाकू हमने अपनी पिंडलियों के साथ बांध लिए थे। हर तरह से तैयार होने के बाद हमने एक दूसरे से हाथ मिलाया, दिल में कलमा शरीफ पढ़ा, अल्लाह से फतह की दुआ मांगी और समंदर में उतर गए। समंदर में उतरने के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता सर पानी की सतह से बाहर निकाले तैरते गए। हम चाहते थे कि जहां तक खतरे से बचकर समंदर में तैर सकते हैं तैरते चले जाएं। इस तरह से हम अपने ऑक्सीजन मास्क की ऑक्सीजन बचाकर उसे टारगेट पर जाकर इस्तेमाल करना चाहते थे, क्योंकि कुछ पता नहीं था कि हमें समंदर के अंदर कितनी देर लगेगी। दूर हमें एक बोट जहाज़ों की तरफ जाती नजर आई। उसकी हेडलाइट रोशन थी और जहाज़ों के करीब समंदर पर पड़ रही थी। कमांडो औरंगजेब मेरे पहलू में तैरता हुआ मेरे साथ ही आगे बढ़ रहा था। कहने लगा, ये कोस्ट गार्ड की बोट है, मेरा ख्याल है कि हमें गोता लगा देना चाहिए। उस वक्त ऑक्सीजन मास्क हमने चेहरों से ऊपर किए हुए थे। मेरी आंखें भी बोट की रोशनी को देख रही थीं। मैंने कहा, जितनी देर तैर सकते हैं हमें तैरते जाना चाहिए, जहां तक कोस्ट गार्ड के बोट की रोशनी नहीं आ रही। हम समंदर में आहिस्ता आहिस्ता तैरते तैरते जहाज़ों के इतने करीब गए कि हमें एक जहाज़ के डेक पर जंगले के पास खड़ा सिपाही का हयूला नजर आया। मैंने तैरते तैरते कमांडो औरंगजेब को इशारा किया। उसके साथ ही हमने चेहरों पर ऑक्सीजन मास्क चढ़ाए और समंदर में गोता लगा गए। हमारे सर नीचे थे और टांगे ऊपर थीं और पाँव के फ्लैपर ऊपर नीचे हरकत कर रहे थे। काफी नीचे गहराई में जाने के बाद हम सीधे हो गए और हमने अपना रुख जहाज़ों की तरफ कर लिया। हमारे पास जितनी ऑक्सीजन थी उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। हम ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे तक समंदर के अंदर रह सकते थे। उसके बाद हमें ऑक्सीजन का दूसरा सिलेंडर तब्दील करना था। ग्लास कटर हमारे हाथों में थे। हमें जहाज़ों के इर्द गिर्द फौलादी जाल की तलाश थी। हमें ज्यादा इंतजार न करना पड़ा। समंदर के अंदर अंधेरा जरूर था, मगर जहाज़ों और चट्टानों की रोशनियों का जो अक्स पानी में पड़ रहा था उसकी वजह से समंदर के अंदर हमें थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा था। कई मछलियों के काफिले हमें देखकर जल्दी से दूसरी तरफ मुड़ गए। आखिर वो फौलादी जाल आ गया जिसकी हमें तलाश थी। हमने एक सेकंड जाया किए बगैर प्लास की तारों को काटने की कोशिश शुरू कर दी। तार बहुत मजबूत थे, उन्हें काटने में दिक्कत पेश आ रही थी, मगर हमने हिम्मत न हारी। आखिर हमने तारों को काटकर जाल में एक जगह इतना सुराख बना लिया कि हम उसमें से गुजर गए। जहां बहरिया की सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से समुद्री आबदोज सुरंगें इसलिए नहीं बिछाई गई थीं कि उनके फटने से जहाज़ों को नुकसान पहुंचने का खतरा था। ये बात हमारे हक में बेहद फायदेमंद साबित हुई। हम पानी के अंदर ही अंदर आहिस्ता आहिस्ता तैरते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ देर तैरने के बाद हमें सामने एक बहुत बड़ी दीवार नजर पड़ी। ये एक जहाज का पैंदा था। मैंने कमांडो औरंगजेब को इशारा करके बताया कि तुम उस जहाज को संभालो, मैं दूसरे जहाज की तरफ जाता हूँ। और उसके साथ ही मैं जहाज के पैंदे के साथ साथ तैरता आगे निकल गया। आगे बहुत मोटा आहनी संगल समंदर में उतरता चला गया था। ये जहाज का लंगर था। कुछ फासले पर दूसरे जहाज का सामने वाला तिकोनी सर आ गया। मैं उसके पहलू की तरफ निकल गया, जहां मैंने सबसे पहला मैग्नेट बम पैंदे से लगा दिया। ये काम बेहद एहतियात के साथ किया गया था कि बम के पैंदे के साथ चिपकने की कम से कम आवाज पैदा हो। इस तरह पानी की गहराई में उस जहाज के दोनों तरफ तैरकर मैंने 6 के 6 बम चिपका दिए, मगर उनके बटन ऑन न किए। मैं तेजी से तैरता हुआ कमांडो औरंगजेब वाले जहाज की तरफ बढ़ा। मैंने देखा कि वो जहाज की अकबी दीवार के साथ मैग्नेट बम चिपका रहा था। मैं उसके करीब जाकर उसके कंधे पर दोबारा आहिस्ता से हाथ मारा। इसका मतलब था कि मैं अपना काम मुकम्मल कर आया हूँ। कमांडो औरंगजेब ने मेरे कंधे पर भी उसी तरह 2 बार हाथ लगाया। इसका मतलब था कि उसने भी 6 के 6 बम लगा दिए हैं। उसके बाद हम अपना अपना हाथ माथों पर ले गए। इसका मतलब था कि अब हमें फौरन अपने लगाए हुए मैग्नेट बमों के बटन ऑन करने हैं। चुनाचे हम तेजी से अपने अपने जहाज़ों की तरफ घूम गए। मैंने अपने और कमांडो औरंगजेब ने अपने लगाए हुए बमों के बटन दबा दिए। अब हमें जितनी जल्दी हो सके वहां से वापस फरार होना था। कुदरत हमारा साथ दे रही थी। सारा काम वक्त से 6-7 मिनट पहले ही खत्म हो गया था। हम एक दूसरे के पीछे मछलियों की तरह तैरते, जितनी तेज समंदर के अंदर तैर सकते थे, तैरते हुए फौलादी जाल के सुराख में से निकल गए। कुछ दूर जाकर मुझे महसूस हुआ कि मुझे सांस लेने में दिक्कत पेश आ रही है। मैंने घूमकर औरंगजेब को देखा और ऊपर की तरफ इशारा किया। उसने भी ऊपर की तरफ इशारा किया। हम दोनों के ऑक्सीजन सिलेंडरों की ऑक्सीजन आखिरी मरहलों पर थी और ख़त्म होने वाली थी। हम पानी के अंदर बिल्कुल सीधे खड़े हो गए, फिर पाँव पर चढ़े हुए फ्लैपर और अपने बाजुओं को चलाते ऊपर उठने लगे। हमारे सर पानी से बाहर आ गए। हमने फौरन ऑक्सीजन मास्क चेहरों से हटाकर ऊपर चढ़ा लिए। हमने गर्दन को मोड़कर देखा। हम जहाज़ों से ज़्यादा दूर नहीं थे। ऊपर डेक पर किसी फौजी के किसी दूसरे फौजी को आवाज़ देने और फिर दूसरे फौजी के कहकहे की आवाज़ सुनाई दी। खतरे की कोई बात नहीं थी। हम बड़ी एहतियात से आवाज़ पैदा किए बगैर वापस तैरते चले जा रहे थे। हम बड़े खुश थे कि हमारे मिशन का सबसे अहम और ख़तरनाक मरहला बग़ैर किसी दुश्वारी के आसानी से तय हो गया था। जब हम जहाज़ों से काफ़ी फासले पर आ गए तो हम जल्दी जल्दी तैरने लगे, क्योंकि जहाज़ों के गर्क होने में ज़्यादा देर बाकी नहीं थी। अगर हमारे लगाए हुए बम फट जाते
तो ऊपर तले धमाके होने लगते। जहाज़ों के पैंदे में बमों के फट जाने के बाद बड़े बड़े सुराख बल्कि शगाफ पड़ जाने थे, जिनमें से समंदर का पानी क़यामत खेज रेलों की तरह जहाज़ों में भरना शुरू हो जाता।